नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। और मध्य प्रदेश में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। और मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन के लिए आपको समझना पड़ेगा ये मैप जो मैंने ज़्यादा छाप कर रखा है, ऐसा ही सेम टू सेम आप अपने नोट्स में बनाते चलिए। तो यकीन मानिए जितने भी मध्य प्रदेश के जो पठार हैं उनको आपको करने में बहुत ही सरल अनुभव महसूस होगा। और इतने सरल तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पर ही आप क्लास में ही सारी की सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। एक है आपका मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है आपका सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आप पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसमें आप पढ़ेंगे पश्चिम, मध्य और पूर्व, 3 श्रेणियों में ये बटा हुआ है। पश्चिम की तरफ अगर अपन जाएंगे तो राजपीपला की पहाड़ियां मिलेंगी, मध्य में आएंगे तो अपन महादेव पर्वत मिलेगा और पूर्व में अपन आएंगे तो मैकाल पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिल जाएगी। और जो कि पूर्वी बघेलखंड का पठार है, सबसे छोटा पठार है। तो आइए हम एक बार इस मैप को समझ लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ अगर हम देखेंगे, यहाँ से नीमच से लेकर और गुना का अगर हम उत्तरी भाग देखते हैं तो यहाँ पर आपका श्योपुर आ जाएगा, मुरैना आ जाएगा, यहाँ भिंडा आ जाएगा और यहाँ पर ग्वालियर भी आपका आ जाएगा कुछ भाग इसमें, और कुछ भाग इसमें थोड़ा सा इसका आ जाएगा। तो ये अपना कौन सा पठार है? मध्य भारत का पठार है। कौन सा पठार है? मध्य भारत का पठार है। इसी तरह हम नीचे देखते हैं कि मंदसौर से लेकर, मंदसौर है, फिर मंदसौर के नीचे आपका रतलाम आ जाएगा और रतलाम के नीचे इधर साइड में आप देखेंगे तो इधर होगा उज्जैन और इधर आपका आएगा झाबुआ, फिर आएगा अलीराजपुर, फिर आएगा आपका धार, फिर आएगा इंदौर और फिर इधर अगर अपन बात कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आगर मालवा, फिर आ जाएगा शाहजहांपुर, फिर आ जाएगा आपका देवास और देवास के बाद इधर आप देखेंगे तो नीचे आ जाएगा इंदौर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भोपाल के 5 संभाग की, तो भोपाल आएगा बीच में और इधर आएगा विदिशा, इधर आएगा रायसेन, इधर आएगा सीहोर, इधर आ जाएगा आपका राजगढ़। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दक्षिणी जिले जो हैं, दक्षिणी जिले से लेकर दक्षिणी जिले में कौन कौन से आपके हो जाएंगे, आपका अलीराजपुर हो जाएगा, धार हो जाएगा, रतलाम हो, अलीराजपुर, धार और इंदौर हो जाएगा, रायसेन हो जाएगा, सीहोर, ये सारे के सारे दक्षिण जिले से लेकर ऊपर गर्दन तक अपन जाएंगे तो यहाँ पर आपको शिवपुरी तक आप देखेंगे, शिवपुरी का हिस्सा टच करेगा। तो इस प्रकार से अगर अपन देखते हैं तो मालवा के पठार में लगभग आपको 18 से 20 जिले देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका मालवा का पठार। इसी तरीके से आप कलरफुल पेंसिल से अगर मैप बनाएंगे और मैप में लाइनें अंकित करते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी पठारों को समझने में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुंदेलखंड के पठार की। तो बुंदेलखंड का पठार में यहाँ पर भिंड का कुछ भाग आ जाता है, ग्वालियर का कुछ भाग आ जाता है, दतिया आ जाता है और यहाँ से सागर आ जाता है, फिर तुम्हारा निवाड़ी है, टीकमगढ़ है और ये छतरपुर आ जाएगा। तो ये हमारा जो चंद्राकार आकृति में आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से तुम्हारा रीवा पन्ना का पठार स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कुछ भाग आपका दमोह का भी आ जाएगा और रीवा पन्ना का पठार में जैसा कि नाम है इसका तो रीवा पन्ना तो इसमें आएगा ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा पूर्वी साइड में चलेंगे तो यहाँ पर अपन को सीधी सिंगरौली, ये सीधी सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये वाला जो बेल्ट आपको दिखाई देगा, ये वाला बेल्ट अपना बघेलखंड का पठार है जो कि सबसे छोटा पठार माना जाता है। इसके बाद हम नीचे अगर दक्षिण में हम आते हैं तो दक्षिण में हमको यहाँ से जो दक्षिणी जिले थे मालवा के, उन दक्षिणी जिलों के नीचे अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये गोले गोले दिखाई दे रहे होंगे, तो इसको हम बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। और यह गुजरात से चली हुई आ रही है। यहाँ पर साइड में क्या है? गुजरात है। एक बार थोड़ा अंकित करके बता देता हूं। जैसे यहां से अपन देखेंगे तो यहां से ये सीमा लग जाती है गुजरात की, यहाँ पे क्या है अपना गुजरात, ठीक, और यहाँ पर क्या है अपना महाराष्ट्र। तो यहाँ पर अपन देखेंगे और यहां से थोड़ा इधर से अपन कर लेते हैं, ठीक। तो ये होगी अपनी उत्तर प्रदेश की सीमा, यहां से मुरैना से लगती है, मुरैना सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा और ये अपना हो गया इधर राजस्थान और ये इधर हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये विंध्याचल जो श्रृंखला है ये कहां से चली आ रही है? ये गुजरात से चली आ रही है और यह मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में ये बांटती है और यहाँ से ये जाती है और इसके भी कई भाग हैं, मतलब 2 भाग हैं इसके। देखो, एक तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये हो गई, फिर यहाँ पर जाकर जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है
ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है सागर जिले में, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, ये यहाँ पर बोलते हैं इसको भांडेर पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भांडेर पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। और यहाँ पर जो फैली हुई है पूरब तक, इसको बोलते हैं हम कैमूर पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? कैमूर पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो नीचे की साइड में हम देखते हैं कि नर्मदा घाटी है। कौन सी घाटी है ये? नर्मदा घाटी है। यानी कि नर्मदा नदी अपने मध्य प्रदेश में 16 जिलों से होकर निकलती है, तो 16 जिलों में ही लगभग ये नर्मदा घाटी फैली हुई है। उसके बाद हम नीचे दक्षिण में आते हैं तो ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, तो ये वाला एरिया है आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में 3 श्रेणी है। यदि पश्चिम की तरफ अपन आते हैं बुरहानपुर साइड में, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? राजपीपला की पहाड़ियां मिलेंगी। इसके बाद बीच में जब हम आते हैं मध्य में, तो यहाँ पर नर्मदापुरम में यानी कि होशंगाबाद में, यहाँ पर पचमढ़ी साइड में अपन को क्या देखने को मिलेगा? महादेव पर्वत मिलेगा। फिर आगे पूर्व की तरफ हम जाते हैं अनूपपुर साइड में, नीचे की तरफ देखते हैं अनूपपुर में ही यहाँ पर, तो ये मिलेगी अपन को मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो ये आपको मैप मैंने बता दिया है, इसमें कौन सी चीज कहाँ है, ये सारी की सारी चीज आप अपने मैप में इसी तरीके से अंकित करते चलिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा के पठार की। कौन से बात की? मध्य भारत के पठार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं हम? मध्य भारत के पठार की। तो मध्य भारत का पठार हमारा जो है, और यहाँ पर मतलब इन सभी के बारे में हम तरीके से बात करेंगे। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसको छाप लीजिए, फिर आगे के मैं पॉइंट एक एक करके सब पठार के मैं आपको बताता चलूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब डाल लीजिए आप ऊपर मालवा का पठार। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मालवा के पठार की। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मालवा का पठार हमारा कितने जिलों में, लगभग 18 जिलों में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम उन 18 जिलों को देख लेते हैं। यदि आपके पास ब्लैंक मैप है तो आप उन ब्लैंक मैप में, उस ब्लैंक मैप में जिलों को अंकित करते चलिए। पहला जिला है आप कीजिए मंदसौर, मंदसौर के बाद रतलाम, रतलाम के बाद झाबुआ, झाबुआ के बाद अलीराजपुर, फिर धार है, फिर इंदौर है, फिर देवास है, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा का कुछ भाग आता है, सागर, अशोकनगर और गुना। तो यहाँ से आप पूरे जो जिले हैं उन जिलों को लिखने के बाद कलरफुल पेंसिल लीजिए या हाइलाइटर लीजिए और उससे इस तरीके की रेखा ड्रॉ कीजिए। इससे आपका मालवा का पठार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में। यदि आपने मध्य प्रदेश का राज्य कैसे बना पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है इसके भौगोलिक विस्तार की कि उत्तरी अक्षांश इसका 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट है। तो जब उत्तरी अक्षांश की बात आती है तो हमको उत्तर की तरफ चलना पड़ता है। तो यानी कि ग्लोब पर हम दक्षिण की तरफ देखेंगे तो सबसे लास्ट में जो आड़ी रेखा है उसका मान कितना है? 22 डिग्री 17 मिनट। देखो क्या है, 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट। तो सबसे ऊपर में जो उत्तर में जो आड़ी रेखा है उसका मान कितना हो जाएगा? 25 डिग्री 8 मिनट। तो क्या बोलते हैं? 22 डिग्री, इसका उत्तरी अक्षांश कितना है? 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट। इसी तरीके से हम देशांतर को देखते हैं। जब पूर्वी देशांतर की बात आती है, पूर्वी देशांतरी विस्तार की, तो हमको पूर्व की तरफ चलना पड़ता है पश्चिम से। तो पश्चिम में जो सबसे पहले जो खड़ी रेखा है उसका मान कितना है? 74 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। और 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट। तो यहाँ पर पश्चिम पूरब में जो पहली रेखा है खड़ी वाली, उसका मान कितना हो जाएगा? 79 डिग्री 20 मिनट। तो इस तरीके से इसकी हो गई भौगोलिक स्थिति। अब हम बात कर लेते हैं इस पठार की और चीजों के बारे में कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण क्रेटेशियस युग में मेसोजोइक कल्प में हुआ है। ज्वालामुखी के फटने से जब जो लावा होता है वह इकट्ठा होता है और उस लावे से जो मिट्टी बनती है, काली मिट्टी, ठीक है, उस इसी वजह से यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के कारण हुआ है। ज्वालामुखी जैसे मान के चलिए ये अपनी भूपरपटी है और यहाँ से लावा निकलना स्टार्ट होता है और ये लावा निकलेगा तो धीरे धीरे चारों तरफ फैलेगा। तो ये बेसाल्ट की चट्टानों का रूप धारण कर लेगा। यानी कि जब ये लावा फैलता है तो धीरे धीरे ये अपने मतलब स्वरूप में आ जाता है और धीरे धीरे जब फैलता है तो बेसाल्ट की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। क्रेटेशियस युग में मेसोजोइक कल्प में हुआ है और बाद में यही लावा जब ठंडा होकर क्षारीय रूप में आता है तो ये काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। तो इस वजह से हम देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण लिखेंगे अपन यहाँ पर बेसाल्ट की चट्टानों से, बेसाल्ट की चट्टानों से और क्रेटेशियस युग में।
क्रिटेशियस युग में मेसाजोइक कल्प में, मेसाजोइक कल्प में, ठीक है। ये हो गया इसका निर्माण। मिट्टी कैसी है? चट्टान है, स्वरूप में आएगी कैसी, कैसा रूप धारण कर लेगी? काली। तो यहाँ की मिट्टी क्या होगी? काली मिट्टी। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करते हैं कि ये 18 जिलों में जब ये फैला हुआ है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल हमारा 88,222 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल का यह कितने % भूभाग पर फैला हुआ है? तो ये लगभग 28% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने % भूभाग पर फैला हुआ है? 28% भूभाग पर फैला हुआ है। अब यहाँ पर हम फसल की बात कर लें, तो फसल की बात कर लें तो यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का होता है, इसलिए हम इसे गेहूं की डलिया भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है यहाँ पर? गेहूं का, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? गेहूं की डलिया भी कहते हैं। गेहूं की डलिया भी कहते हैं, ठीक। अब अन्य फसलों की हम बात करें, काली मिट्टी है, क्या यहाँ के लोग अन्य फसलें नहीं करते होंगे? तो काली मिट्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कपास मिल जाएगा, गन्ना मिल जाएगा, मूंगफली मिल जाएगी। ये सारी की सारी फसलें किसकी हैं? काली मिट्टी की हैं। तो यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं अन्य फसलों में, अन्य फसल। तो अन्य फसल में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लिखेंगे गन्ना, मूंगफली, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम आगे, यहाँ पर इसका भौगोलिक विस्तार की बात कर लेते हैं। तो भौगोलिक विस्तार में आप देखेंगे ऊपर दिशा उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो भौगोलिक विस्तार में क्या करेंगे? इसके उत्तर में अगर हम देखेंगे तो मध्य भारत का पठार है। इसके अगर हम पूरब में देखेंगे तो रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। पूरब में कहा है? रीवा पन्ना का पठार। और उत्तर पूरब की अगर हम बात करें तो हमें बुंदेलखंड का पठार दिखाई देता है। और लास्ट में यदि हम पूरब में देखें तो हमें बघेलखंड का पठार दिखाई देता है। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हमको नर्मदा सोन घाटी दिखाई देती है। तो इसका क्या हो गया? भौगोलिक विस्तार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भौगोलिक विस्तार में? उत्तर में मध्य भारत का पठार, ठीक। और उत्तर पूरब में क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड का पठार। और पूरब में रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार। रीवा पन्ना और बघेलखंड का पठार। और दक्षिण में क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा सोन घाटी। दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद हम इसकी प्रमुख चोटियों की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख चोटियों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। कौन सी चोटी है? सिगार चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर है। और इसके बाद अन्य चोटी हैं जिनमें आपकी और चोटी है, उनके नाम मैं लिख देता हूं। यहाँ पर पहली लिखेंगे आप सिगार चोटी। सिगार चोटी ऊंचाई 881 मीटर। इसके बाद आ जाएगी तुम्हारी धजारी जाना पाव। तो जाना पाव कितनी है? जाना पाव चोटी 854 मीटर। और धजारी जो चोटी है वो है आपकी 810 मीटर। तो ये इसकी प्रमुख चोटी हैं। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार चोटी है। मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जाना पाव चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धजारी चोटी है। तो तीनों की लंबाई मैंने आपके सामने लिख दी है। इसके बाद यहाँ पर जलवायु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है वो सम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु। सम जलवायु से मतलब है यहाँ पर सर्दियों में ना अधिक सर्दी पड़ती है और ना गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। एक चीनी यात्री है फायान, जिसने कहा है यहाँ की जलवायु को क्या कहा है? यहाँ की जलवायु को सम जलवायु कहा है। तो ऐसा किसने कहा है? चीनी यात्री फायान ने। चीनी यात्री
पायन। ठीक, इसके बाद हम करते हैं औसत वार्षिक वर्षा की बात। तो यहाँ पर अगर हम वर्षा देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा होती है हमारी 75 सेंटीमीटर से लगभग 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। 75 से लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा 55 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 55 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 55 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस पठार का ढाल। अब पठार का ढाल मान के चलिए कैसे अपन डिसाइड करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ से नदियां निकलती हैं, तो सबसे पहले अपन देखेंगे नदियां किस ओर जा रही हैं। तो यहाँ की अपन नदियां देखेंगे, तो नदियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से निकलती है आपकी धार से माही नदी। कौन सी नदी निकलती है? माही नदी। और ये माही नदी आपकी जाती है यहाँ पर रतलाम, और रतलाम से बाद यहाँ पर ये जाती है गुजरात में, और गुजरात से जाने के बाद यहाँ पर ये गिरती है इधर की तरफ। ठीक है, मतलब पहले कहाँ गई? उत्तर की तरफ। दूसरी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इंदौर से दो नदियां निकलती हैं। एक निकलती है अपनी चंबल नदी। चंबल नदी आपकी निकलेगी इंदौर से, आएगी धार की तरफ, और धार की तरफ फिर ऊपर जाएगी। ऊपर की तरफ अपन देखेंगे रतलाम, रतलाम के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद मंदसौर, मंदसौर से नीमच, और फिर ये यहाँ पर जाती है राजस्थान में, और फिर ये जाती है यहाँ पर श्योपुर, श्योपुर के बाद भिंड, और भिंड से फिर मुरैना, मुरैना से भिंड, और फिर ये इधर जाकर यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आ रही है तुम्हारी यमुना नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। जो कहाँ मिलती है? इटावा में जाकर ये उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं और अगली नदी की। तो यहाँ पर क्षिप्रा नदी निकलती है। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? काकरीबाड़ी पहाड़ी से निकलती है इंदौर से, और वो यहाँ से आती है और यहाँ पर जाकर ये उज्जैन यानी कि मंदसौर में यहाँ पर आकर ये मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर और नदी की अगर हम बात करें तो काली सिंध नदी निकलती है, तो वो भी उत्तर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो नदियों का मैं इसमें विशेष रूप से ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना खिचड़ी हो जाए। मतलब कहने का आशय ये है, यहाँ पर नदियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो नदियों जब ऊपर की तरफ जा रही है, मान के चलिए तुम्हारे हाथ में एक पेपर है, इस पर मैं यहाँ पर पानी अगर डालूंगा और इधर की तरफ ढाल है तो पानी उधर की तरफ जाएगा, तो यानी कि ढाल तुम्हारी तरफ है। तो ऐसे ही नदियां यदि ऊपर की तरफ जा रही हैं तो इसका ढाल किसकी तरफ हो जाएगा? उत्तर की तरफ। ढाल कहाँ हो जाएगा? उत्तर की तरफ। ठीक, और नदियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? यहाँ पर माही। ठीक, माही के बाद लिखेंगे अपन चंबल, चंबल के बाद लिखेंगे अपन यहाँ पर क्षिप्रा, और क्षिप्रा के बाद यहाँ पर काली सिंध, काली सिंध के बाद यहाँ पर लिख देंगे अपन पार्वती। ठीक, तो ये यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियां हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जीवन रेखा। इस पठार की जीवन रेखा की यदि हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है, और जिसकी लंबाई कितनी है? 965। कितनी लंबाई है? 965 किलोमीटर है। इसलिए चंबल नदी को जीवन रेखा कहा जाता है मालवा के पठार की। क्या कहा जाता है? मालवा पठार की जीवन रेखा कौन सी नदी है? चंबल नदी है। इसी प्रकार हम मालवा की गंगा किसे कहते हैं? तो मालवा की गंगा हम क्षिप्रा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्षिप्रा नदी को हम मालवा की गंगा कहते हैं। कर्क रेखा की हम बात करें तो कर्क रेखा इसके बीच में से होकर गुजरती है। बीच में से यानी कि यह दो भागों में मध्य प्रदेश को बांट रही है, तो इसके बीच में से भी होकर निकल रही है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है। क्या लिखेंगे? कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है। तो ये हमारे थे मालवा के विषय में कुछ फैक्ट जिनको मैंने आपको लिखाया। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको एड ऑन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और यदि आपको हस्तलिखित नोट चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 75 66 37 63 82। जितना मैं बोर्ड पर लिखा रहा हूं उतना सफिशिएंट है। फिर भी आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कृपया व्हाट्सएप कीजिए, कॉल ना लगाइए। ठीक है, अगले पठार की चर्चा हम करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।